हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरोग्य। आज एक मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके बीच में लेकर के आया हूँ और एक ऐसा विषय जो निकट भविष्य से जुड़ा हुआ है और सभी व्यक्तियों, पुरुषों, स्त्रियों और महिलाओं से जुड़ा हुआ है, चाहे उनका जन्म किसी भी लग्न में हुआ हो, किसी भी राशि में हुआ हो। और वो है ग्रहों का गोचर प्रभाव, जो सभी पर पड़ता ही पड़ता है। उनमें भी शनि, गुरु और राहु केतु का गोचर बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। कारण ये है कि शनि एक राशि में करीब 2.5 वर्ष, गुरु एक राशि में करीब 13 महीने और राहु केतु एक राशि में करीब 18 महीने होते हैं। तो ये पर्याप्त समय होता है किसी बड़े परिवर्तन को घटित करने के लिए। कोई बड़ा घटनाक्रम, कोई जीवन में नया चेंज, बदलाव, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको घटित करने के लिए यह समय बहुत पर्याप्त होता है। इसीलिए इन चारों ग्रहों के गोचर को बड़ा महत्व दिया गया है। और अगर विशेष रूप से आप कहीं इन ग्रहों की महादशा से गुजर रहे हैं, यानी शनि की महादशा, गुरु की महादशा, राहु केतु की महादशा आपके जीवन में चल रही है, तो इन ग्रहों का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चय ही इन ग्रहों का गोचर कोई सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा, जो एक दीर्घकालिक, एक लॉन्ग टर्म इम्प्रेशन छोड़कर जा सकता है आपके जीवन में। तो इसको जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसको 2 भाग में बांटने का प्रयास किया है। एक तो मैं चंद्र राशि के आधार पर आपको बताऊंगा गोचर का प्रभाव, जो कि नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में देखा भी जाता है। चंद्र राशि के आधार पर ही गोचर का प्रभाव माना गया है। गोचर को सही मायने में अब जितनी भी पुरानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी किताबें पढ़ेंगे, उनमें चंद्र राशि के आधार पर ही गोचर को परिभाषित किया गया है। चंद्रमा से कौन सा ग्रह कहाँ जा रहा है, उसी आधार पर उसको परिभाषित किया गया है। लेकिन कुछ नए शोध में, कुछ नई, आप जानते हैं, निरंतर कुछ ना कुछ नया हर विज्ञान में जोड़ा जाता है। तो ज्योतिष में भी नई चीज़ जुड़ी कि अगर लग्न के आधार पर गोचर को देखें तो शायद वो चंद्रमा से ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। कारण भी है, उसका एक लॉजिक भी है। चंद्रमा हमारे मन को दिखाता है कि हम मानसिक रूप से किस तरह से सोचते हैं, कैसा हमारा पर्सपेक्टिव है सोचने का। लेकिन लग्न हमारे एक्शंस को दर्शाता है। तो एक्शन कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग पर हावी हो जाते हैं। इसलिए शायद लग्न को अब अधिक महत्व दिया जा रहा है कि लग्न के आधार पर गोचर के प्रभाव को समझने का प्रयास किया जाए। तो इस गोचर में मैं, इस एपिसोड में मैं 12 लग्नों को समझाने का थोड़ा तेज़ी से कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहुत लंबा एपिसोड भी ना हो और 12 लग्नें कवर हो जाएं। राहु केतु का गोचर 22 सितंबर 2020 से परिवर्तित होने जा रहा है। मिथुन राशि से वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी एक वायु तत्वीय राशि से एक पृथ्वी तत्वीय राशि में आएंगे। अब इसको समझने का एक साइंटिफिक तरीका ये हो सकता है कि वायु तत्वीय राशि, यानी कि ऐसी राशि जो प्लानिंग से जुड़ी हुई है, प्लानिंग पार्ट को वायु तत्व से जोड़ा गया है, अब वो आ रहा है किसमें? पृथ्वी तत्वीय राशि में, यानी एग्जीक्यूशन के पार्ट में आ रहा है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर देखा जाए तो इस पूरे गोचर में कुछ ऐसा होगा जैसा कि आप राहु के पिछले गोचर में कोई चीज़ प्लान कर रहे थे मगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, या एग्जीक्यूट कर भी दिया था तो शायद 100% एफर्ट नहीं दे पा रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे। हो सकता है कि अब आप उस चीज़ पर 100% एफर्ट दें, टाइम दें। और ये पृथ्वी तत्वीय राशियाँ सिर्फ एग्जीक्यूशन की ही नहीं है। पृथ्वी तत्वीय राशियाँ बेसिकली फिनेंशियल मैटर्स से भी जुड़ी हुई हैं। 2, 6, 10 तीनों भाव फिनांस से, हमारे कर्म से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कोई प्लान आपने बनाया हो, उस प्लान को आधा अधूरा पिछले गोचर में एग्जीक्यूट किया हो, इस गोचर में आप उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करें और फिनेंशियल गेन भी आपको मिले। तो इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। मैं इसको लग्न की तरह एक एक लग्न को लेकर के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ और बता दूँ राहु के बारे में, राहु केतु के बारे में, कि ये उल्टे चलते हैं, सदैव वक्री चलते हैं। तो ये वृषभ राशि से मिथुन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो अंतिम, यानी मंगल के नक्षत्र से प्रवेश करेंगे, अंतिम चरण से प्रवेश करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। खैर, वो तो बात की बात हो गई। अब हम शुरू करते हैं 12 लग्नों पर इनका प्रभाव। सबसे पहले लेते हैं मेष लग्न को। देखिए, मेष लग्न में राहु तीसरे से
दूसरे आ रहा है। दूसरा भाव किन किन चीज़ों का ये समझने की जरूरत। जो दूसरा भाव नेचुरली फिनेंशियल मैटर्स से जुड़ा हुआ है, हमारे फर्स्ट मनी हाउस है, फर्स्ट फिनेंशियल हाउस है दूसरा भाव। दूसरा भाव उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो हमें जन्म के साथ रिश्ते मिलते हैं, यानी रक्त संबंधी, जो हमारे रक्त संबंधी हैं उनसे जुड़ा हुआ है। और दूसरा भाव हमारा जुड़ा हुआ है हमारी एक तरह से जो भी हम एक्यूमुलेट करके रखते हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो अब कैसा प्रभाव होगा। देखिए राहु अब तक तीसरे भाव में था, तीसरे भाव में था तो निश्चय ही उसने मेष लग्न के जातकों को प्रेरित किया होगा कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेने के लिए। बड़े इनिशिएटिव लिए होंगे, उन्होंने प्लानिंग की, क्योंकि थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ इनिशिएटिव, तो वहाँ उन्होंने इनिशिएटिव लिए होंगे, प्लानिंग की होगी। अब जब राहु वृषभ में आ रहा है तो उस इनिशिएटिव्स का उन्हें उसका परिणाम मिलेगा। अब अगर उन्होंने नेगेटिव इनिशिएटिव्स लिए हैं तो नेगेटिव परिणाम सामने आएंगे। अगर किसी अपराधपूर्ण कार्यों में लग गए हैं, किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लग गए हैं तो जेल जाने के योग बन सकते हैं तमाम। कहीं उन्होंने कुछ गलत तरीके से पैसा कमाने का तिकड़म किया है तो फिनेंशियल लॉसेस का टाइम आ सकता है। लेकिन अगर कहीं पॉजिटिव स्टेप उठाया है, पॉजिटिव दिशा में संघर्ष किया है तो उसके पॉजिटिव परिणाम आएंगे और फिनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, फिनेंशियल गेन होगा। आपके जो एफर्ट्स आपने लिए हैं वो अब एग्जीक्यूट होंगे, वो दिखाई पड़ेंगे, आपको उसके परिणाम मिलते दिखेंगे। हाँ, एक एंड पे थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। वो हो सकता है कि जो आपके रिलेटिव्स हैं, रक्त संबंधी हैं, उनसे हो सकता है थोड़ा सा मनमुटाव हो। इसके लिए एक सलाह ये है कि वाणी पर नियंत्रण रखें, बोलने से पहले सोचें, स्पेशली वाइल डीलिंग विद योर रिलेशंस। तो बोलने से पहले थोड़ा सोचें, विराम करके डिप्लोमेटिक वाणी का यूज़ करेंगे तो आप रिलेशंस को भी संभालने में कामयाब हो जाएंगे। मेष लग्न वालों को इसके अलावा अपने खान पान में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हाउस ऑफ जो सेकंड हाउस है वो हमारी ईटिंग हैबिट्स को भी दिखाता है। अगर नशे की तरफ जाएंगे तो पैसे की बर्बादी हो सकती है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाएंगे तो भी आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं ये ज़रूर सलाह दूंगा कि इस गोचर में थोड़ा नशे और नॉनवेज से, धूम्रपान से दूर रहें, आपको बेनिफिट होगा, लाभ मिलेगा। एंड ऑफ द डे इस गोचर, जब ये गोचर ख़त्म होगा 2022 में, तो आपको महसूस होगा कि वाकई आपने कुछ अचीव किया है, कुछ एक्यूमुलेट किया है, कुछ ना कुछ एक भौतिक उपलब्धि देकर आपको राहुदेव यहाँ से जाएंगे। साइमल्टेनियसली केतु 8वें चल रहे हैं मेष लग्न वालों के लिए, तो 8वें केतु का प्रभाव कुछ मानसिक उथल पुथल, तनाव को दर्शाता है। कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं जिसके बारे में आपको कोई अंदाज़ा ही नहीं है। कोई ऐसी बीमारी एकदम से सामने आ सकती है, कोई ऐसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। थोड़ा सा आपको इस पर समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी कुंडली में केतु पॉजिटिव है तो आप रिसर्च वर्क की तरफ जा सकते हैं, PhD करने का अच्छा योग है, या फिर आप योग, आध्यात्म में रुचि ले सकते हैं, गहन आध्यात्म में आपकी रुचि हो सकती है। इस बात की तरफ केतु इशारा कर रहा है। केतु से आपको इस तरह से लाभ मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपकी लॉन्गेविटी का सवाल है, थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी केतु के 8वें गोचर में। और ससुराल पक्ष से मेरी आपसे विनती रहेगी कि जहाँ तक हो सके संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयास करें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं वृषभ लग्न पर। वृषभ लग्न वालों की बात करें तो लग्न में राहु आ रहा है, केतु 7वें जा रहा है। लग्न का राहु व्यक्ति को एक्टिवेट करता है। राहु इज़ अ प्लैनेट ऑफ लीडरशिप, जो लीडरशिप पसंद करता है, जो ऊपर रहना पसंद करता है, क्योंकि हेड है, वो हेड बॉस बनना पसंद करता है। तो पॉजिटिव साइड में वृषभ लग्न वालों को कोई बॉसी प्रोफाइल मिल सकता है, उनकी प्रगति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। अगर उन्होंने पिछला गोचर अब जो कि दूसरे भाव से आया है, दूसरा भाव है कर्म का भाव, अगर सही दिशा में कर्मों को किया है तो उसके सही परिणाम मिल सकते हैं। उनको कोई बॉसी प्रोफाइल मिल सकती है, सुपीरियर प्रोफाइल मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने पिछले 1.5 साल गलत जगह इन्वेस्ट किए हैं तो संकटों का समय है, विवादों में पड़ सकते हैं, पुलिस कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। 7वें केतु जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए अचानक कहीं से कोई विवाह प्रस्ताव आ सकता है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ ऐसे लोग जिनके हो सकता है शादी में लंबे समय से बाधा आ रही हो, शादी ना हो रही हो, एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स कोई रिलेशन
रिश्ता आ सकता है, शादी हो सकती है। जिनकी शादी हो गई है उनके लिए थोड़ी सी मनमुटाव का कारण बन सकता है जन जीवन साथी के साथ। हो सकता है कुछ कारणों से आपको जॉब के या बिज़नेस के कारणों से फैमिली से कुछ देर के लिए दूर रहना पड़े, कुछ दिनों के लिए अलग होना पड़े, ऐसी परिस्थितियाँ भी आ सकती हैं। और सातवें केतु ये दिखा रहा है कि जो पार्टनरशिप का प्रोफाइल है उसमें सोच समझ करके ही किसी को अपॉइंट करने की ज़रूरत है। अगर आपके बिज़नेस में कोई पहले से पार्टनर चला आ रहा है तो फिर तो ठीक है, थोड़े बहुत मनमुटाव के साथ हो सकता है काम चलता रहे। लेकिन किसी नए पार्टनर को अपॉइंट करने से पहले, यानी कोई बिज़नेस अगर आप पार्टनरशिप में प्लान कर रहे हैं तो जन्म पत्रिका को एक बार ठीक से किसी एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर विचार करवा लीजिएगा, नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आ जाते हैं मिथुन लग्न पर। मिथुन लग्न में 12वें भाव में जा रहा है राहु। 12वें भाव में गया राहु शुभ सूचक नहीं होता। अगर मिथुन लग्न वालों ने अपने पिछले 1.5 साल को सही दिशा में नहीं लगाया है तो निश्चय ही किसी अदालती दंड के भागीदार हो सकते हैं। कोई उनको अचानक किसी मुकदमे में उनके खिलाफ जा सकता है, जजमेंट, जेल यात्रा करनी पड़ सकती है, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। अगर वो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहे हैं पिछले 1.5 साल तो स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि केतु भी छठे भाव में है। घर परिवार से कुछ दूरी बनने का योग बन रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव साइड ये हो सकता है कि आप दूर रहते हुए भी आपके घर का निर्माण हो, घर में निर्माण कार्य शुरू हो, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। माता पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जो आपके अपने स्वजातीय बंधु हैं उनसे हो सके तो व्यवहार खराब मत करिएगा। इन 1.5 सालों में व्यवहार को बनाए रखिएगा और माता से जहाँ तक हो सके सम्मानपूर्वक बात करिए, उनको सम्मान दीजिए, क्योंकि छठे केतु का गोचर भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। निश्चित तौर पर मिथुन लग्न वालों के लिए एक संघर्ष का समय है, चैलेंजिंग समय है। अब ये नहीं बोलूँगा कि आपके पूरे 1.5 साल खराब ही जाएंगे, क्योंकि दशा अंतर दशा पर भी बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं। लेकिन अगर कहीं दशा अंतर दशा सकारात्मक नहीं है तो आपको ज़रूर बहुत फूंक कर कदम उठाने की ज़रूरत है। और मेरी समझ से मैं सलाह दूंगा कि किसी अच्छे योगी ज्योतिषी से मिल करके कुछ उपाय ले लें। अब बात करते हैं कर्क लग्न वालों की। कर्क लग्न वालों के लिए 11वें राहु आ रहे हैं, 5वें केतु जा रहे हैं, अच्छा संकेत है। 11वें राहु आपके जो आपका प्रोफेशनल लेवल पर जो एक नेटवर्क बना हुआ है उस नेटवर्क को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोर्सेस ऑफ इनकम आपको मिल सकते हैं, जिसके बारे में पहले आपने कभी सोचा भी ना हो कि नहीं मैं इससे भी पैसा कमा सकता हूँ या इस तरह से भी किया जा सकता है। उस तरह के सोर्स ऑफ इनकम भी मिल सकते हैं। लेकिन मित्रों के मामले में थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत भी है, और स्पेशली उन मित्रों से जो आपसे नए जुड़े हैं, उनमें से कोई आपको धोखा दे सकता है, उनसे नुकसान हो सकता है आर्थिक रूप से। जो मित्र आपके बहुत पहले से आपके साथ हैं उनसे शायद इतना आपको कोई दुख ना हो, तनाव ना हो, लेकिन हाल ही में जिनसे संपर्क बना है और स्पेशली वृषभ राशि में राहु आने के बाद जिनसे संपर्क बने, उनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। आर्थिक नुकसान हो सकता है, कष्ट हो सकता है, ध्यान देने की ज़रूरत है। पंचम केतु अच्छा कहा जाएगा। एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं, कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं बिज़नेस की, कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम निकाल सकते हैं आप। हाँ, थोड़ा सा संतान को लेकर के चिंता का विषय हो सकता है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शेयर मार्केट में भी आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन सही पड़ सकते हैं। अगर केतु आपकी कुंडली में बहुत ख़राब नहीं है तो शेयर मार्केट के डिसीजन सही पड़ सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर से आपको लाभ हो सकता है। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कर्क लग्न वालों के लिए। अब आते हैं सिंह लग्न में। सिंह लग्न वालों के लिए एक बड़ा शानदार समय है, हालांकि कठिन प्रतिस्पर्धा का समय है। वर्कहोलिक होने की ज़रूरत है और राहु आपको फोर्स कर देंगे वर्कहोलिक बनने के लिए। बिना वर्कहोलिक बने आपको सकारात्मक परिणाम मिलने वाले नहीं हैं। 10वें राहु, छठे शनि और 7 में गुरु ये दिखा रहे हैं कि अब आपको बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत है और आप करेंगे भी। वो परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा और उन एफर्ट्स के आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सिंह लग्न वालों को संघर्ष के बाद सफलता का संयोग दिख रहा है, ये निश्चित है। कुछ नए लोग मिलेंगे, कुछ नए पॉलिटिकल फील्ड में सक्रिय लोगों को अच्छे, उनके जो बड़े नेता हैं उनकी कृपा मिल सकती है।
नौकरी वालों के लिए थोड़ा सा बॉसेस से मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आप ओवरकम कर लेंगे। चौथे केतु जरूर थोड़ा सा मानसिक तनाव को दर्शा रहा है। जब आप वर्कहोलिक होते हैं तो मानसिक तनाव होता ही है, स्वाभाविक है। लेकिन मेरी फिर वही सलाह रहेगी कि माता को अगर आप सम्मान देंगे, उनसे सम्मान से बात करेंगे तो आपको निश्चय ही लाभ मिलेगा। और स्वजाति स्वजनों से, बंधुओं से व्यवहार विनम्र रखिए, बना कर रखिए, आपको लाभ मिलेगा। अब आ जाते हैं कन्या लग्न पर। कन्या लग्न वालों के 9वें राहु जा रहा है और तीसरे केतु जा रहा है। तीसरे केतु कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से थोड़ा बहुत मनमुटाव की स्थिति दिखा रहा है। फिनेंशियल मैटर्स को लेकर मनमुटाव हो सकता है छोटे भाई बहनों से। अब स्थितियां गंभीर होंगी या नहीं होंगी ये तो आपकी पूरी जन्म कुंडली देख करके ही कहा जा सकता है, लेकिन मनमुटाव की स्थितियां बन रही हैं। छोटी मोटी यात्राएं, यानी कि जो आपके विद इन द स्टेट होती हैं, उन यात्राओं को अगर आप समझें, जैसे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप कहीं भी जा रहे हैं तो तीसरे भाव से वो रिलेटेड है, वहाँ आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। चोरी की घटनाएं, सामान चोरी हो जाना, नशाखुरानी के शिकार हो सकते हैं आप। इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। 9वें राहु विदेश यात्रा में बाधा डालेंगे, विदेश यात्रा को थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ करेंगे, और अगर विदेश यात्रा होती है तो शायद आपके फेवर में नहीं हो सकती है। बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। धार्मिक यात्राओं से ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। अगर आप तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, धर्म कर्म के काम करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे आपको लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। मेरी सलाह यही रहेगी कि जहाँ तक हो सके अपने स्वभाव को धार्मिक बनाए रखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब आ जाते हैं तुला लग्न पर। अगर तुला लग्न की बात करें तो उनके 8वें और दूसरे स्थान पर जा रहा दूसरे केतु, 8वें राहु, दूसरे केतु संघर्ष के साथ एक्यूमुलेशन, आर्थिक स्थितियाँ डावाडोल रहेंगी, व्यर्थ के कार्यों में हो सकता है पहले से ही आपका बैंक बैलेंस कुछ गड़बड़ हो, उसको बैलेंस करने के लिए आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत जतन करने पड़ेंगे, बड़ी सेविंग करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपका बैंक बैलेंस प्रॉपर हो सकता है। ध्यान देने की ज़रूरत है। रक्त संबंधियों से मनमुटाव का योग है, लेकिन वाणी पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। वाणी अगर आपने संभाल ली तो आप आधी जीत आपकी हो गई है, आधे गोचर के प्रभाव को आपने न्यूट्रल कर दिया है। वाणी को संभालने की ज़रूरत है। अष्टम राहु ससुराल पक्ष से तनाव दे सकता है। कुछ बीमारियां जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, हो सकता है आपने उन पर ध्यान न दिया हो, इग्नोर कर रहे हो, उनसे रिलेटेड समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। सेक्सुअल पार्ट्स को भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ टोने टोटके के शिकार आप हो सकते हैं, आप पर तंत्र प्रयोग होने का योग भी है। उससे थोड़ा सा अगर आप इन चीज़ों में विश्वास करते हैं तो मैं कहूँगा किसी योग्य साधक या ज्योतिषी से मिल करके विचार करवा लें। ऐसी समस्याएं, सुपरनेचुरल कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। अब आ जाते हैं तुला के बाद हम आगे बढ़ते हुए वृश्चिक लग्न पे। वृश्चिक में 7वें राहु, लग्न में केतु। लग्न में केतु निश्चित तौर पर आपके अंदर एक जोश भरेगा कि मुझे कुछ करना है, और आप करने के लिए उत्साहित भी होंगे। लेकिन समस्या यहाँ आएगी कि प्लानिंग का पार्ट मिसिंग है, क्या करना है ये नहीं पता है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं आप जोश में कहीं गलत जगह जाकर अपना समय और एनर्जी वेस्ट ना करें। ये आपको ध्यान, यानी कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लीजिए, विचार लीजिए कि क्या आप सही करने जा रहे हैं। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उस पर कुछ एनालिसिस कर लीजिए, डेटा एनालिसिस कर लीजिए, इससे पहले कितने लोग कर चुके हैं, क्या परिणाम आया है, उसके वो सारी चीज़ों को समझ करके ही उसमें कूदिएगा। वरना ये हो सकता है कि आपका समय बर्बाद हो, ऊर्जा बर्बाद हो और कुछ आपको हाथ ना आए। 7वें राहु, थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है, स्पेशली अपोजिट सेक्स के लोगों से थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है। आप किसी तरह से हनी ट्रैप के शिकार हो सकते हैं। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, बचकर चलने की ज़रूरत है। जो लोग पहले से संपर्क में जुड़े हुए हैं उनसे तो कोई दिक्कत शायद ना हो, लेकिन जो नए संपर्क के लोग आ रहे हैं, विशेष रूप से अपोजिट सेक्स के लोग, उन पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए थोड़ा सा उथल पुथल का समय है। कहीं ना कहीं हो सकता है जीवन साथी के व्यवहार में अचानक ही कुछ रूखापन आ जाए, या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएं कि आपको थोड़ा घर परिवार से दूर रहना पड़े, ऐसा हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा जीवन साथी को ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की ज़रूरत है। ईगो को बैक पॉकेट में रखिए, थोड़ा सा मधुर वाणी का इस्तेमाल करिए, समस्याएं हल हो जाएंगी। अब आ जाते हैं धनु लग्न पर। धनु लग्न वालों के लिए अच्छा समय कहा जाएगा।
क्योंकि दूसरे शनि छठे राहु, शनि भी वर्कॉलिक है, राहु भी वर्कॉलिक है, दोनों ही हाउस ऑफ एग्जीक्यूशन में पड़े हुए हैं। तो धनु लग्न वालों के लिए एक बार फिर से समय आ गया है, ठीक सी लग्न वालों की तरह से जितने एफर्ट आप करेंगे आपको उतनी सफलता मिलती जाएगी, ये निश्चित है। आप टोटल सफलता आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करती है कि आप कितने प्रयास ईमानदारी से कर रहे हैं, और जितने प्रयास आप ईमानदारी से करेंगे आपकी सफलता उतनी बढ़ती चली जाएगी। कुछ कठिनाइयों के साथ ही बढ़ेगी। शनि राहु कभी भी सरलता से फल नहीं देते, तो ये सोचना कि एकदम से गोचर बदला और सब चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपको रास्ते मिलने लगेंगे कि हाँ मुझे इस पे चलना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए। अब आ जाते हैं केतु पर। केतु 12वें है तो निश्चित तौर से अच्छा ही परिणाम देगा, धार्मिक प्रवृत्ति में मन लगेगा, आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, विदेश यात्रा के भी योग हैं, और साथ ही साथ किसी आध्यात्मिक गुरु से अगर आप जुड़े हैं तो अपने गुरु से ज़रूर जाकर मिलिए, आपको निश्चय ही लाभ होगा। जितनी बार आप गुरुधाम जाएंगे, गुरु से मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे, आपको निश्चय ही लाभ होगा। अब बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए। पंचम राहु हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट में आया हुआ है, थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है। इसमें दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आप समय एंटरटेनमेंट में समय बर्बाद करें, आप बहुत ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर, फिल्म इंडस्ट्री पर या खेल कूद में बर्बाद करें और आपको कुछ हाथ ना आए। और अगर आप थोड़े से एक्टिव हैं, थोड़े से होशियार हैं, क्रिएटिव हैं, तो इनका यूज़ करके हो सकता है आपको सक्सेस मिल जाए। आप कोई नई चीज़ ऐसा लेकर के आएँ जो बिल्कुल से सोशल मीडिया पर आपको कुछ उससे गेन हो जाए, कुछ ऐसा योग भी दिख रहा है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। 11वें केतु आपको इस समय मित्रों की पहचान करवाएगा। नए मित्र बनाने में होशियार रखिए, होशियार रहिएगा। पुराने मित्र कुछ छोड़कर जा सकते हैं, अगर जा रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए, तनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सच्चे मित्र हैं वो आपके पास टिके रहेंगे। इनकम में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कोई अगर आपके 2 या 3 सोर्स ऑफ इनकम है तो एनीवन माइट हैव अ ट्रबल, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये 11वें केतु की वजह से हो सकता है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग वाले हैं तो आपको थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अर्निंग भी दिक्कत में आ जाए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम से कोई दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग सोचने लगिए, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि एक वेल प्लान तरीके से एक दूसरी सोर्स ऑफ अर्निंग के बारे में भी सोचिए, बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कुंभ लग्न में। कुंभ लग्न वालों के लिए 10वें राहु 12वें शनि ये गोचर रहेगा लंबे समय तक। अगर इसको देखें तो बहुत अच्छे संकेत नहीं मिलते। 10वें राहु जरूर आपको परिश्रम करवाएंगे, निश्चय ही आपको दौड़ भाग करवाएंगे, लेकिन 12वें शनि कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि शायद उन परिश्रम का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। और हाउस ऑफ एक्यूमुलेशन यानी कि जो उसका रिज़ल्ट आप जोड़ेंगे तो शायद उतना रिज़ल्ट निकलेगा नहीं। फिनंशियल दिक्कतें हो सकती हैं, उसको संभल कर चलने की ज़रूरत है। वाणी का इस्तेमाल सोच समझ कर करिए, जहाँ तक हो सके कम बोलिए, डिप्लोमेटिक बोलिए। चौथे केतु मानसिक तनाव दे सकता है, लेकिन अगर आपके संबंध आपकी माता से मधुर हैं और यदि आप लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं तो आपको निश्चय ही लाभ होगा, शांति मिलेगी, मानसिक सुख शांति मिलेगी। थोड़ा सा संघर्ष का समय है कुंभ लग्न वालों के लिए, ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आ जाते हैं अंतिम मीन लग्न पर। मीन लग्न की अगर बात करते हैं तो 11वें शनि, 3रे राहु, कुल मिलाकर के अच्छा समय है मीन लग्न वालों के लिए। नई चीज़ें जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं, प्लानिंग ही चल रही थी, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं उसका एग्जीक्यूशन दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अब आप कहेंगे नहीं बस बहुत हो गया, अब मुझे तो इनिशिएटिव लेना ही है, स्टार्ट करना ही है। मैं भी बोलूँगा बहुत हो गया, बिल्कुल करिए, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट पर सोच करके, क्योंकि शनि गुरु अब आपके 12वें भी जाएंगे, तो बहुत इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा सोचना है। कम इन्वेस्टमेंट में अगर आप इनिशिएटिव ले सकते हैं तो मैं आपकी तारीफ़ करूंगा, मैं आपके साथ हूं और निश्चय ही ईश्वर आपका साथ देगा। 9वां केतु, पिता से थोड़ा सा अनबन हो सकती है, बना कर रखिए। पिता का आशीर्वाद आपके लिए ज़रूरी है, बना कर रखेंगे तो आपको लाभ होगा। अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलिए, तीर्थ यात्राओं में भाग लीजिए, आपको निश्चय ही लाभ होगा। तो ये है 12 लग्नों का कुल प्रभाव राहु और केतु का। अगले अंक में कोशिश करूंगा मित्रों कि मैं आपके लिए चंद्रमा के आधार पर भी लेकर के आऊँ राहु केतु के प्रभाव को, लेकिन मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूँगा कि लग्न पर आधारित प्रभाव चंद्रमा से अधिक प्रभावशाली होता है, इसलिए इसे गंभीरता से लें, सोचें, और अगर आपको कहीं भी कोई शंका है तो किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और एक अंत में एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने बड़ी मेहनत परिश्रम करके इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।